नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर लिमिटिंग फैक्टर यानी सीमाकारी कारक। तो देखते अपन इंट्रोडक्शन। वातावरण में उपस्थित प्रकाश, CO2, तापमान, जल इत्यादि कारक एक निश्चित सांद्रता में प्रेजेंट होकर सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करते हैं। इनकी भी मात्रा एक निश्चित होगी तो ये किसके रूप में कार्य करेंगे? सीमाकारी कारकों के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद देखते अपन सीमाकारी प्रास। तो विभिन्न कारकों के एक सामान्य प्रास होती है, सभी की एक लिमिट होगी जो सजीवों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। किसी को ज्यादा प्रकाश चाहिए, किसी को कम प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, या किसी पादप को ज्यादा जल, किसी को कम जल, या किसी जंतु को अधिक जल। इनकी सभी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जिससे कि जंतु CO2 को निकालते ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जबकि पादप CO2 को ग्रहण करते ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो इनकी सभी की एक मात्रा निश्चित होती है, तो सजीवों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। इस स्थिर सांद्रता में उपस्थित कारक या फैक्टर सीमाकारी कारक कहलाते हैं और इनकी सामान्य सांद्रता सीमाकारी प्रास कहलाती है। इनकी जो निश्चित लिमिट होती है वो क्या कहलाती है? सीमाकारी प्रास कहलाती है। उससे कम होना, उससे ज्यादा होना। ठीक है। तो देखो, इसमें आप सीमाकारी कारकों को समझाने के लिए निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। लिबिंग का न्यूनतमता का सिद्धांत, दूसरा ब्लैकमैन का आधुनिक लिबिंग का सिद्धांत, तीसरा सेल कोड का सहनशीलता नियम। तो देखेंगे अपन फर्स्ट लिबिंग का न्यूनतमता का सिद्धांत। तो लिबिंग क्या कहता है? तो देखते अपन फर्स्ट सिद्धांत। तो लिबिंग नामक वैज्ञानिक ने सीमाकारी कारकों का विस्तृत अध्ययन किया और इन सीमाकारी कारकों का जो विस्तृत वर्णन है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो इसके अंतर्गत इनकी इस पुस्तक के अंदर इन सीमाकारी कारकों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। और लिबिंग ने बताया कि सजीवों की वृद्धि, जो भी सजीवों की वृद्धि अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कम मात्रा में पाए जाने वाले कारकों पर निर्भर करती है। अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कम मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है। ऐसा लिबिंग ने बताया। ऐसा लिबिंग का मानना था कि जो सजीवों की वृद्धि होगी वो अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कारकों पर निर्भर न करके कम मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है। जैसे इन्होंने देखा कि यह बताया कि पादप जंतुओं में कि पादप की जो वृद्धि होगी वह अधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रकाश, CO2, तापमान, जल इन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मृदा में उपस्थित कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज तत्व जिंक, बोरॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इनकी मात्रा पर निर्भर करती है। इन पर निर्भर ना करके इनकी मात्रा पर निर्भर करती है। ऐसे ही जंतुओं में बताया कि जंतुओं की जो वृद्धि होगी
वो वृद्धि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनकी मात्रा पर निर्भर न करके कम मात्रा में उपस्थित विटामिन्स की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ऐसा लिविंग का मानना था। इसके बाद देखते हैं अपन ब्लैकमैन का आधुनिक लिविंग का सिद्धांत। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक लिविंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ब्लैकमैन वैज्ञानिक ने लिविंग के न्यूनता के सिद्धांत का विस्तृत अध्ययन किया और नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। ब्लैकमैन ने बताया कि सजीवों की वृद्धि जो होगी वो न तो अधिक मात्रा में उपस्थित कारकों व न ही कम मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है। कम मात्रा में उपस्थित कारकों इन दोनों पर ही निर्भर नहीं करती है, बल्कि जितनी मात्रा में सजीवों को आवश्यकता है उतनी मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है। जितनी मात्रा में सजीवों को आवश्यक है उतनी मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है, ऐसा ब्लैकमैन ने बताया। लिविंग ने बोल दिया कि सजीवों की वृद्धि कम मात्रा में उपस्थित कारकों पर निर्भर करती है। और फिर ब्लैकमैन आया, उसने अध्ययन किया, उसने बोला कि ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है, तो इसने बताया कि जो सजीवों की वृद्धि होगी वह उनको जितनी मात्रा में आवश्यक है उतनी मात्रा में उपस्थित कारकों पर ही निर्भर करेगी। इसके बाद अगला सिद्धांत देखेंगे अपन सेलपोर्ट का सहनशीलता नियम। सेलपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने भी सीमाकारी कारकों का विस्तृत अध्ययन किया और एक नियम प्रतिपादित किया जिसे सेलपोर्ट का सहनशीलता नियम कहते हैं। तो सेलपोर्ट के अनुसार वातावरण में उपस्थित कारक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है और इन कारकों के द्वारा उत्पन्न उद्दीपनों के प्रति सजीव अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यानी कि जैसे कि अधिक ताप पर या कम ताप पर मनुष्य प्रतिकूलित महसूस करता है अपने आप को, यानी कि 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मनुष्य अनुकूलित महसूस करेगा। अगर तापमान कम हो जाए कि 5 डिग्री सेल्सियस, उधर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर, यानी कि 10 से 30 डिग्री सेल्सियस पर स्वयं को अनुकूलित महसूस करेगा, लेकिन तापमान का कम 5 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री मैक्सिमम होने पर वो प्रतिकूल महसूस करेगा। तो 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो तापमान होगा, यानी कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो ह्रास होगी, तो उस पर क्या करता है वो अनुकूलित महसूस। तो इसको बोलते हैं अपन टॉलरेंस रेंज। टॉलरेंस रेंज कहते हैं। और इस टॉलरेंस रेंज पर मनुष्य अपनी अधिकतम अनुक्रिया प्रदर्शित करता है, जिससे ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कहते हैं। वातावरण में लाइट, CO2, तापमान, जल, ऑक्सीजन सभी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन फैक्टर्स या इन कारकों की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट पाई जाती है, यानी कि अधिकतम ह्रास और न्यूनतम ह्रास पाई जाती है। तो जो ह्रास होगी इनकी
अधिकतम और न्यूनतम। तो उस प्रास के मध्य सजीवों में जो अनुकूल महसूस करेंगे या अनुकूलता महसूस करेंगे तो उसे टॉलरेंस रेंज कहते हैं। टॉलरेंस रेंज कहते हैं, यानी कि जंतुओं के लिए या सजीवों के लिए या पादपों के लिए अनुकूल महसूस करना तो उसे टॉलरेंस रेंज कहेंगे। और इस टॉलरेंस रेंज पर ही जंतु अधिकतम अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।